हाय गाइस, दिस इज नरेंद्र सिंह। कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र, और आज मैं आपको कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संग्रह, जो कक्षा 11 का टॉपिक है, इसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। और जो आंकड़ों का संग्रह वाला टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 11th के स्टैंडर्ड से इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। लाइक दैट प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े, और द्वितीयक आंकड़े जिनको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। आंकड़ों को संग्रह करने की कुछ विधियों के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इस पूरे पाठ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आंकड़े, क्योंकि पाठ का नाम ही क्या है, आंकड़ों का संग्रह, या अंग्रेजी में बात करें तो कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा क्या है ये हमको जानना जरूरी है। आंकड़े क्या है? तो ध्यान दें, आंकड़े ऐसे साधन हैं जो सूचनाएं उपलब्ध कराकर किसी भी समस्या के विषय में ठोस परिणाम तक, उसका जो ठोस रिजल्ट है वहां तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी आंकड़े ऐसे तथ्य हैं, आंकड़े ऐसे तथ्य हैं, डेटा ऐसे तथ्य हैं जो हमें सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, और उन सूचनाओं से हम किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। आंकड़े आपको समझ में आ गए? उसके बाद देखिए, आंकड़े आपको पता है दो प्रकार के हैं, हम पढ़ चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़े क्या है? प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति स्वयं कलेक्ट करता है। प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं या एकत्रित की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े, ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं किसी व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट करने के बाद में किसी संस्था को दे दिए जाते हैं, तो वही आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे किसी पेपर में वो छप जाते हैं, टेलीविजन पर आ जाते हैं, किसी रिपोर्ट में वो आ जाते हैं, तो उसके बाद वो आंकड़े क्या बन जाते हैं? द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं, सेकेंडरी डेटा बन जाते हैं। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पाठ के अंदर, वो है सर्वेक्षण। वास्तव में सर्वेक्षण क्या है? आंकड़ों को कलेक्ट करने की एक विधि है, आंकड़ों का संग्रह करने की एक विधि है। और उस विधि का उपयोग कैसे करते हैं? वैयक्तिक साक्षात्कार के द्वारा, यानी पर्सनल इंटरव्यूज के द्वारा वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनर होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियां होती है, सवाल जवाब किए जाते हैं। दूसरा है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। किसी भी समस्या से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी है और उसको अगर हम सर्वेक्षण विधि के द्वारा आंकड़ों का संग्रह करना चाहते हैं, तो उसका दूसरा तरीका क्या होगा? डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर संबंधित व्यक्तियों को डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा प्रश्नावलियां भेजी जाती है, जिसमें जवाब लिए जाते हैं और उसके आधार पर सूचना तैयार की जाती है, आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन किए जाते हैं व्यक्तियों को और उनसे पूछा जाता है संबंधित समस्या के बारे में, उनके जवाब सुने जाते हैं और उसके बाद में सूचना इकट्ठी की जाती है। तो आंकड़ों का संग्रह करने की सर्वेक्षण क्या है? एक विधि है, और उस विधि को 3 प्रकार से उपयोग में लिया जाता है: वैयक्तिक साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर, और तीसरा क्या होगा? टेलीफोन साक्षात्कार। उसके बाद में चौथा क्या है? यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत, यह भी एक विधि है। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने हेतु चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है। यादृच्छिक की क्या रैंडम विधि है, इसके अंदर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है
और रेंडमली हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है, उसे सूचना मांगी जा सकती है, सूचना प्राप्त की जा सकती है। यादृच्छिक प्रतिचयन भी क्या है, आंकड़ों को संग्रह करने की एक विधि है। इन विधियों में कई बार क्या है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि प्रतिदर्श त्रुटियां। ये प्रतिदर्श त्रुटियां कब होती है, वास्तविक समष्टि और उनके आकलन के बीच का जो अंतर होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए अप्रतिचयन त्रुटियां। कुछ त्रुटियां ऐसी होती है जो अप्रतिचयन त्रुटियां होती है। अप्रतिचयन त्रुटियां कब होती है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हम लेने जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी संबंधित व्यक्ति से पूछते हैं, तो या तो हमें जवाब देने में वो झूठ बोलता है, या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और उसके कारण हमें सही उत्तर वो नहीं मिल पाता। तो अप्रतिचयन त्रुटियां कब प्राप्त मिलती है, जब आंकड़ों का अर्जन हो रहा होता है, आंकड़ों का संग्रहण हो रहा होता है, आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे होते हैं, तब वह व्यक्ति हमें झूठी सूचना देता है, या उसके विचार उस संबंधित प्रश्न से पहले ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो वो हमें गलत सूचना दे सकता है और उसके कारण ही अप्रतिचयन त्रुटि मिल सकती है। उसके बाद में है भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन, इसको सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं और इसको एनएसएसओ कहते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे संगठन हैं जैसे सीएसओ आदि। ये क्या है, ये क्या है, ये वास्तव में आंकड़ों के संग्रह करने की बड़ी बड़ी संस्था है जो कि नेशनल लेवल पर है। और राष्ट्रीय स्तर पर सीएसओ, जिसका नाम आपने पहले सुना हो, नहीं सुना हो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। देखिए सीएसओ एक नाम, दूसरा नाम देखिए एनएसएसओ, एक अभी बात होती सेंसस ऑफ इंडिया। ऐसे और भी बहुत सारे संगठन हैं। ये संगठन क्या करते हैं, ये भारत के लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं। अब उनका एक फील्ड हो सकता है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, जैसे हिंदी में लिखा हुआ था भारत की जनगणना, ये पूरे इंडिया की जनगणना करता है, पूरी पॉपुलेशन कितनी है और उससे संबंधित बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे भारत का लिंगानुपात, पुरुष महिला बच्चे बच्चियां। इसी प्रकार से दूसरा संगठन है जैसे कि एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, भारत के अंदर जैसे परिवार हैं उनकी प्रतिमाह उपभोग कितना है, वार्षिक उपभोग क्या है, तिमाही उपभोग क्या है, कंजप्शन से संबंधित सारी सूचनाओं को कलेक्ट कौन करता है, एनएसएसओ। और इसके दौर चलते रहते हैं, अलग अलग चक्कर चलते रहते हैं। इसी प्रकार सीएसओ, ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाता है। किसके अनुमान लगाता है ये, और राष्ट्रीय आय के, यानी नेशनल इनकम। इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। और ये सारे संगठन क्या करते हैं, ये डेटा का कलेक्शन करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा 1881 से, कब से, 1881 से, यहां लिख दो, देखो बच्चों 1881, 1881 ईस्वी से भारत में जनगणना हो रही है और 1951 के बाद में रेगुलर हर 10 वर्ष के बाद में भारत में जनगणना होती है। ये जनगणना का मतलब डेटा कलेक्ट होते हैं, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। समस्याओं का समाधान कैसे होता है, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बारे में गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, योजनाएं बनाती है और उसका लाभ देश को, देश की जनता को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको टच किया है विदित में, 1 2 3 4 5 6 और 7। थैंक यू गाइस।